हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। हम आपके लिए लेके आए हैं सत्ता की साझेदारी पार्ट 2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम श्रीलंका की बात करते हैं। यह यूं कहें कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो जो सिंगली समुदाय के नेता थे वे अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। मतलब 1956 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को साइड करके सिंघली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। और इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राज्य भाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे गए। अनेक परिवार अपना मुल्क छोड़कर भाग गए। इससे भी कई गुना लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। हमने 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में ये पढ़ा है कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई है। फिर 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। ये बात याद रखने वाली है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। तो ये भी थी श्रीलंका में बहुसंख्यवाद की कहानी। अब हम बेल्जियम में क्या हुआ और बेल्जियम ने किस तरह अपनी समझदारी दिखाई इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया, जो कि उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपनी संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर शांति से रह सके। ये बात कब तय हुआ? 1970 और 1993 के बीच। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो सुनने योग्य बात है। जो हुआ यूं कि बेल्जियम में एक मॉडल लागू हुआ जिसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो और केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां हैं वो देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। यहाँ राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। यहाँ राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार मतलब जो राज्य का सरकार हो, जो किसी एक राज्य का सरकार हो। केंद्र सरकार में सभी राज्यों एक जो सरकार बनाया जाता है, सभी राज्य द्वारा चुना जाता है, जिसे हम केंद्र सरकार कह सकते हैं। और किसी एक राज्य द्वारा चयनित जो भी सरकार होता है, जो भी कोई ऐसा होता है जिसे हम एक राज्य के लोग मिलकर चयनित करते हैं, उन्हें हम राज्य सरकार कहेंगे। तथा ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें भी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है।
फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधि के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। फिर केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी तो रहते हो, सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। निश्चित रूप से हम सब ये बात जानते हैं कि बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल है, लेकिन यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं का विराम लग गया, वरना बेल्जियम देश भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। जरा इस पे विचार कीजिए कि बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। इधर बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता की साझेदारी करने पर सहमत हुए। उधर श्रीलंका ने ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। तो इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। तो ये थी बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी की कहानी। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।